देश भर में लगातार अब आज जांच एजेंसियां हैं वो रेड कर रही हैं और एक एक कड़ी जोड़ी जा रही है। पिछली जो घटनाएं हैं उनसे भी आज की घटना को जोड़ा जा रहा है, एक एक बिंदु को जांच किया जा रहा है और जो एक्सप्लोसिव अमोनियम नाइट्रेट फरीदाबाद से बरामद हुआ, क्या उसके साथ इस घटना का भी कोई संबंध है? हर एक एंगल से फिलहाल जांच जारी है। अब 6:52 पर यह पूरा हादसा होता है और 6:56 पर पुलिस को कॉल मिलती है और इसके बाद जांच तब से लेकर अब तक शुरू है। क्या अभी तक शुरुआती कोई जानकारी सामने आई है? ये ब्लास्ट कैसे हुआ? क्या अभी तक कोई भी ऐसा इनपुट क्रैक हो पाया है? देखिए, अभी जो पूरा जांच एजेंसियां हैं वो अभी सबूत इकट्ठा कर रही हैं। 6:52 पर जब ब्लास्ट होता है तो आप देखेंगे ये जो जहां पर जिस साइड पे ब्लास्ट हुआ है उसके ठीक पीछे ही लाल किला चौकी है। तो और क्योंकि मेट्रो स्टेशन है, यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स हमेशा रहती है। जो पुलिस चौकी बिल्कुल साथ में है, पुलिस यहाँ पर काफी संख्या में रहती है। चांदनी चौक मेन बाजार सामने है, यहाँ भी पुलिस काफी संख्या में रहती है। तो पुलिस बल यहाँ पर काफी संख्या में मौजूद था। लेकिन शुरू में पुलिस को कहीं लगा कि ये शायद एक सीएनजी ब्लास्ट हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से कैजुअलिटीज थी, जो बॉडीज यहाँ पर पड़ी हुई थी, उनको देखकर ये लगा कि नहीं, ये शायद सीएनजी ब्लास्ट नहीं हो। यही कारण है कि तमाम जो जांच एजेंसियां हैं, चाहे वो एनआईए हो, एनएसजी हो, इसके अलावा चाहे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल हो, वो मौके पर पहुंचती है और उसके बाद ये बताया जाता है कि जो I-20 कार थी वो मूविंग थी, चल रही थी, धीरे चल रही थी और उसके अंदर एक ब्लास्ट होता है जिससे आसपास की गाड़ियां जो है वो भी उसकी चपेट में आ जाती है। और इसके अलावा जो लोग गाड़ियों के अंदर या बाहर मौजूद थे उनमें भी 11 लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके अलावा 30 से ज्यादा लोग जो है वो इस पूरी घटना के अंदर घायल हुए। तो ये ब्लास्ट किस तरीके का था, क्या इसका कोई कनेक्शन, जो फरीदाबाद में जो अमोनियम नाइट्रेट मिला उससे कोई कनेक्शन है? तो ये तमाम चीजें हैं। जैसा पहले भी हम बता रहे थे प्रिया कि जब अमोनियम नाइट्रेट इतनी बड़ी मात्रा के अंदर फरीदाबाद में मिला तो फरीदाबाद बिल्कुल बॉर्डर का इलाका है दिल्ली का। उसके बाद ही सुरक्षा एजेंसियों के, जांच एजेंसियों के कान खड़े हो गए थे कि अगर फरीदाबाद के अंदर इस तरीके से अमोनियम नाइट्रेट रखा जाता है और जो टेररिस्ट है उनकी गिरफ्तारी होती है, जिनका कनेक्शन जो है वो जैश-ए मोहम्मद से है, तो वो कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर, दिल्ली एनसीआर में किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। और शाम होते होते यानी कि लगभग 6:52 पर लाल किले चौक पर गेट नंबर 4 से कुछ आगे ब्लास्ट होता है I-20 कार के अंदर और उसके चपेट में बाकी गाड़ियां आती है, जिससे 11 लोगों की मौत हो जाती है। तो जैसा कि जब अमोनियम नाइट्रेट फरीदाबाद के अंदर मिलता है, जेएंडके पुलिस और फरीदाबाद पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन होता है और उसके बाद लाल किले के बाहर ये ब्लास्ट होता है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा क्या इसका कनेक्शन फरीदाबाद से है, जो अमोनियम नाइट्रेट वहां से मिला, ब्लास्ट के अंदर क्या यूज किया गया, यह भी जांच एजेंसियां पता लगाने की कोशिश कर रही है। एफएसएल की टीम जो है वो उनके साथ है, एनआईए, स्पेशल सेल, एनएसजी की टीम जो है वो लगातार यहां पर सारे सबूत इकट्ठा कर रही है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी जो जांच एजेंसियां यहां पर है उनकी यही है कि आखिर ये ब्लास्ट किस तरीके का था, किस तरीके का जो एक्सप्लोसिव है वो इसके अंदर इस्तेमाल किया गया। और जो बाकी जो टीम्स है वो लगातार रेड्स कर रही है, जैसा कि तारिक का हमने नाम बताया। बिल्कुल अतुल, आप बार-बार जो अमोनियम नाइट्रेट का जिक्र कर रहे हैं, जो फरीदाबाद से 3000 जी जो 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ, हम सब जानते हैं कि ये सीवियर एक्सप्लोसिव है और हमारे देश में अमोनियम नाइट्रेट को बेचने के लिए भी बहुत कड़े नियम हैं। पहला सवाल तो ये कि अगर फरीदाबाद में 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट पहुंचता है तो ये कहां से आया? दूसरा सवाल ये कि अगर अमोनियम नाइट्रेट जो बरामद हुआ उस घटना से इस घटना का जो ये ब्लास्ट हुआ इसका कोई संबंध है, तो अब किस दिशा में जांच को आगे बढ़ाया जाएगा? क्या ये भी इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा कि अमोनियम नाइट्रेट किस मकसद से यहाँ पर लाया गया, इसके पीछे का मतलब क्या था और यहाँ तक आखिर पहुंचा कैसे? तमाम इस तरीके के इस वक्त अब सवाल है लोगों के जहन में। बिल्कुल प्रिया, देखिए, जब अमोनियम नाइट्रेट रिकवर किया गया फरीदाबाद से तो उसके बाद ही जांच एजेंसियां और जो सुरक्षा एजेंसी है वो उनके कान खड़े हो गए थे कि आखिर अगर फरीदाबाद के अंदर ये एक्सप्लोसिव पहुंचता है तो निश्चित रूप से इसका जो भी इस्तेमाल होना होगा वो दिल्ली के अंदर होना होगा, क्योंकि बॉर्डर एरिया के अंदर पहुंचा था। दिल्ली के बाद जो अगर हम बात करें तो उसके बाद फरीदाबाद आता है और फरीदाबाद के अंदर इस तरीके से एक्सप्लोसिव मिलना, कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों के कान इस बात को लेकर खड़े हो गए थे कि इसका सीधा सीधा कनेक्शन दिल्ली से हो सकता है। लेकिन शाम होते होते दिल्ली के अंदर
ब्लास्ट होता है वो भी लाल किले के सामने। गाड़ी 3 घंटे से पार्किंग के अंदर खड़ी हुई थी। 3 घंटे बाद वो गाड़ी जो है पार्किंग से निकलती है, लगभग 6:48 पर पार्किंग से निकलती है और 6:52 पर लाल किले के ठीक सामने ये बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें 11 लोगों की मौत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जो एजेंसी, जो हमारे भी कई अधिकारियों से बात हुई थी, उनका कहना था कि ये एक ब्लास्ट है। किस तरीके का है, सीएनजी से, हालांकि सीएनजी ब्लास्ट से वो लोग इनकार कर रहे थे। शुरू में दिल्ली पुलिस भी इस बात को कह रही थी कि सीएनजी ब्लास्ट हो सकता है, लेकिन क्योंकि अभी पूरी जांच प्रक्रिया चल रही है, तमाम जांच एजेंसियां मौके पर है, तमाम देश की टॉप एजेंसीज जो है वो मौके पर है, आईबी जो है वो लगातार अलग से अपने इनपुट जो है वो शेयर कर रही है। तो एक पूरी इन्वेस्टिगेशन इसी के इर्द गिर्द है कि क्या इसका कनेक्शन जो फरीदाबाद में अमोनियम नाइट्रेट मिला उससे कोई कनेक्शन है, कौन लोग इसके पीछे हैं, आखिर जो तारिक जो पुलवामा का रहने वाला है उसके पास ये i20 कार उसको सबसे लास्ट में बेची गई, उसका उससे इस जो ब्लास्ट हुआ उससे कोई कनेक्शन है, इस गाड़ी को लेकर यहां पर कौन पहुंचा था, कैसे ये गाड़ी लाल किले की पार्किंग तक पहुंची और उसके बाद लगभग 3 घंटे बाद जब गाड़ी निकलती है और उसके बाद लाल किले की जो चौक है वहां पर i20 कार के अंदर ब्लास्ट होता है। तो एक पूरा एक बड़ी जांच है जिसको तमाम जांच एजेंसियां मिलकर इसमें जो है वो जांच को आगे बढ़ा रही है। जैसा मैंने पहले भी बताया कि एफएसएल की टीम अभी भी यहां पर मौजूद है, लगातार तमाम एविडेंस जो है वो कलेक्ट किए जा रहे हैं और पहली प्रायोरिटी यही है कि आखिर ये ब्लास्ट किस तरीके का था, क्या इसमें किसी एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किया गया, क्या ये अमोनियम नाइट्रेट था जो कि फरीदाबाद में रिकवर हुआ वैसा ही, और क्या जो क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट मिलना और क्या इसके अलावा और भी कई जगहों पर ये एक्सप्लोसिव मटेरियल था, ये तमाम इन्वेस्टिगेशन है। और दूसरा, जैसे कि पहले की क्या सिर्फ एक ही मॉड्यूल अभी तक पकड़ा गया है और मॉड्यूल भी अभी एक्टिव है, तो ये तमाम चीजें हैं जिसके लिए जांच एजेंसियां, सुरक्षा एजेंसियां लगातार काम कर रही है, आपस में अच्छा कोऑर्डिनेशन है। यही कारण था कि हमने देखा कि जेएंडके पुलिस और फरीदाबाद पुलिस ने मिलकर फरीदाबाद से इतना बड़ा जो अमोनियम नाइट्रेट का पूरा जखीरा है वो बरामद किया। तो अभी क्या और मॉड्यूल हो सकते हैं और क्या इसका जो कनेक्शन, पुलवामा कनेक्शन जैसे सामने निकल कर आया, वो तमाम चीजें, और इसके अलावा कैसे ये गाड़ी i20 कार यहाँ पर पहुंची, किस रूट से पहुंची और इसके पीछे कौन कौन लोग हैं, क्या जैश ए मोहम्मद का नाम जिस तरीके से जेएंडके पुलिस ने और फरीदाबाद पुलिस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज सुबह बताया था, तो क्या वही लोग इसके पीछे, तो अभी कुछ समय लगेगा जब ये क्लियरिटी हो जाएगी कि आखिर कौन लोग इसके पीछे हो सकते हैं। लेकिन अगर हम किसी टेरर एक्टिविटी की बात करें तो अभी बिल्कुल अतुल, मैं आपको 1 मिनट रोकूंगी, जरा अपने दर्शकों को एक बार हम इस ब्लास्ट की तस्वीरें दिखा दें। जब गाड़ी में ब्लास्ट हुआ उसके बाद आसपास का मंजर कितना भयावह था। हम सनसनी नहीं फैलाना चाहते लेकिन रियलिटी दिखाना भी दर्शकों को जरूरी है। देखिए, जो आसपास उस कार के ऑटो खड़े थे कैसे उनके परखच्चे उड़ गए, इन तस्वीरों में आप बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं। ई रिक्शा हो या आसपास के जितने भी ऑटो थे, और यहाँ तक कि जो गाड़ियों में ब्लास्ट हुआ, जो गाड़ियां उस ब्लास्ट के बाद चपेट में आई, उनके एक एक टुकड़े ऐसे हवा में उड़ते हुए नजर आए। और आप इन ऑटो को देखकर अंदाजा लगाइए कि जो उसके भीतर बैठा रहा होगा उसके शरीर के कितने टुकड़े हुए होंगे। शायद ही किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि जो आज लाल किले के आसपास या चांदनी चौक, यहाँ बहुत सारे आसपास बड़े मार्केट्स हैं, चांदनी चौक से ठीक लगा हुआ चावड़ी बाजार है, उसके बाद सदर मार्केट है, तो ये पूरा भीड़भाड़ वाला इलाका है। हालांकि आज सोमवार के दिन लाल किला बंद रहता है, तो लाल किले के भीतर तो कोई नहीं था, लेकिन बाहर बहुत ज्यादा ये भीड़भाड़ वाला इलाका है। और शाम का वक्त, वो वक्त जब लोग अपने घरों से निकलते हैं, मार्केट जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के काम के लिए निकल रहे होते हैं, और ठीक उसी वक्त ये ब्लास्ट हो जाना जिसमें 10 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। आप एक बार फिर से इन तस्वीरों को गौर से देखिए, कैसे इन ऑटो के परखच्चे उड़ गए, और इसमें जो भी व्यक्ति बैठा रहा होगा आप समझिए कि उसके साथ आखिर क्या हुआ होगा। मैं आपको एक बार फिर से इधर लेकर चलती हूँ और देखिए कहाँ तक टुकड़े आए हैं वो भी दिखा देती हूँ। गाड़ी का एक टुकड़ा आप देखिए यहाँ पर भी पड़ा हुआ इस वक्त हमें नजर आ रहा है, और इस टुकड़े को देखकर भी आप जरा सोचिए कि क्या हाल हुआ होगा गाड़ी का। हालांकि एफएसएल की टीम मौके पर मौजूद है और अभी भी जो जांच है वो की जा रही है, और देखिए किस तरीके से बीच में पूरा इसमें होल हो गया है, और जो मेटल बॉडी है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। तो इस वक्त जो तस्वीरें हैं वो अभी भी डराने वाली तस्वीरें हैं, और आप सोचिए कि 6:52 पर यहाँ जो मंजर है वो कैसा रहा होगा। 30 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं जिनका अभी फिलहाल अस्पताल में इलाज जारी है। हाई लेवल
की मीटिंग्स हो रही हैं, हर एक एंगल से जांच हो रही है। लेकिन मनीष, सवाल ये है कि एक ही गाड़ी को बार बार बेचा गया। पहले सलमान नाम के एक शख्स ने उस गाड़ी को खरीदा, ओखला में उसे बेचा और उस गाड़ी को कई लोगों को बेचा गया और उसके बाद लास्ट में वो गाड़ी पहुंचती है पुलवामा के तारीख के पास। 2019 का फिर वो पुलवामा अटैक भी याद आता है जब सीआरपीएफ के पूरे काफिले को ब्लास्ट में उड़ा दिया गया था, जिसमें लगभग 48 से 50 हमारे जवानों ने अपनी शहादत दी थी। वो फिदाइन अटैक याद आता है। अब किस एंगल से इस जांच को आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि पुलवामा कनेक्शन, जैसे कि आपने पहले भी बताया, कि ना चाहते हुए कहीं ना कहीं से भी जुड़ जा रही है एक कड़ी। तो जरा मैं एक बार फिर से आपको मौके की तस्वीरें दिखा दूं। यहाँ पर कई आला अधिकारी हैं जो पुलिस के, वो मौके पर पहुंचे थे एनआईए, और देखिए यहाँ जो दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी हैं वो लगातार मौके पर अभी भी मौजूद है। एफएसएल की टीम यहाँ से तमाम जो एविडेंस है वो कलेक्ट करके वापस जा चुकी है और अब इस इलाके को भी धीरे धीरे खाली किया जा रहा है। लेकिन सिक्योरिटी बहुत टाइट है और देखिए ना सिर्फ यहाँ पर सिक्योरिटी टाइट है, आसपास के जितने भी यहाँ के इलाके, हर जगह सुरक्षा को कड़ा किया गया है। और जरा मैं आपको ये जो रेड लाइट्स हैं यहाँ दिखा दूं कि कितने कैमरे इन पिलर्स में, इन पोल्स में लगे हुए हैं। आप गिनेंगे चारों तरफ चूंकि नजर रखी जा सके वो कैमरे लगे हुए हैं। आपको 2 पोल लगातार लाइन से नजर आ रहे होंगे और दोनों ही पोल्स में कैमरे नजर आ रहे हैं। और एक बार मैं प्रदीप को कहूंगी अपने पीछे भी जरा ये रेड लाइट दिखाइए। ये चांदनी चौक का इलाका है जहां दोनों तरफ रेड लाइट है और जरा इधर भी देखिए, इधर भी चारों तरफ कैमरे हैं और जो इन कैमरों का इनपुट है वो मिलता है पास की पुलिस चौकी में। तो एक एक कैमरे को खंगाला जा रहा है और इससे भी ये माना जा रहा है कि बहुत बड़ी सफलता हाथ लग सकती है कि आखिर ये जो पूरी कार है जो 3:19 पर लाल किले की पार्किंग में पहुंचती है, तो ये आखिर आई कहां से, इसका पूरा रूट क्या रहा होगा, इस कार को कहां से लाया गया और 3:19 पर जब ये कार आई तो उस वक्त कौन इस कार को चला रहा था। तमाम इस तरीके के सवाल है जिनके जवाब अभी मिलने बाकी। उम्मीद की जा रही है कि सुबह तक हो सकता है कि कोई जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उन्हें कुछ अहम इनपुट्स मिले। लेकिन लगातार आपको बता दूं पिछले 2 से 3 दिनों में देश के कोने कोने में लगातार जो इन्वेस्टिगेशन है वो की जा रही थी। कई अहम ठिकानों पर रेड थी और जैश ए मोहम्मद का नाम बार बार सामने आ रहा था और इसीलिए गृह मंत्री खुद सामने आए, मौके पर भी पहुंचे, मुआयना किया, अस्पताल गए, घायलों से हालचाल जाना, उनसे मुलाकात की और चश्मदीदों की बातें भी सुनी कि आखिर उस वक्त क्या रहा होगा मंजर। कई यूट्यूबर्स यहाँ पर आते हैं। चांदनी चौक चूंकि भीड़भाड़ का इलाका है और शादियों का ये सीजन अब शुरू हो गया है, तो ऐसे में जो भीड़ है वो डबल हो जाती है, भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, लोगों का दबाव बहुत बढ़ जाता है।